कि जिस प्रकार से ओबीसी का आरक्षण छीन करके कर्नाटक के अंदर मुस्लिमों को देने का काम किया गया है, यह ओबीसी के अधिकारों में डाका डालने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी सदा से सबका साथ सबका विकास की पक्षधर रही है। कांग्रेस का इतिहास सदैव तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति से भरा रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने अपनी जो नेशनल काउंसिल की जो बैठक 9 दिसंबर 2006 को संपन्न हुई थी, उस बैठक में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। यह भारत के संविधान के विरुद्ध था। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों की भावनाओं के विपरीत था। कांग्रेस की यह जहरीली मानसिकता कि जिस प्रकार से ओबीसी का आरक्षण छीन करके कर्नाटक के अंदर मुस्लिमों को देने का काम किया गया है, यह ओबीसी के अधिकारों में डाका डालने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी सदा से सबका साथ सबका विकास की पक्षधर रही है। कांग्रेस का इतिहास सदैव तुष्टीकरण की घटी। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी फोन लाइन पर जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। अंशु जी, स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। और जिस तरह से आपने सुना, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आप पर कई तरह के सवाल किए हैं, कर्नाटक की सरकार पर सवाल किए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जिनको खुद केशव प्रसाद मौर्य को उनके क्षेत्र की जनता ने नकार दिया, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर नहीं पाए। उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा, एक भी पेपर जो है वो हो नहीं पा रहा, सब लीक हो रहे हैं, और वो कर्नाटक की बात करते हैं। कम से कम भैया अपना क्षेत्र संभाल लो, अपना उत्तर प्रदेश संभाल लो। जनता ने जिम्मेदारी दी थी। भाजपा ने तो आपको ठगा है, पता नहीं किस मुंह से आप कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलते हैं। हम ही लोग हैं जो केशव प्रसाद मौर्य जी की बात करते हैं, तो कम से कम स्टूल मिल जाता, नहीं तो इनको दरी पर बिठा देते बीजेपी वाले। इनको दरी पर बिठा देते, दरी पर। इनकी कुर्सी छीन ली, इनके नाम पर चुनाव लड़ा, दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया। क्षेत्र की जनता ने इसीलिए नकार दिया कि जो अपने लिए नहीं लड़ सकता, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता, वो क्या बात करेगा कर्नाटक की। उप मुख्यमंत्री जी, कम से कम अपने विभाग के बारे में बताइए जहां पर भ्रष्टाचार होता है। और केशव प्रसाद मौर्य ने तो स्वयं एलडीए को पत्र लिखा था भ्रष्टाचार का, तो वो लोग बात कर रहे हैं अपने। अंशु जी, एक बात आपके मैनिफेस्टो में उन्होंने इंकित की है कि आप कह रहे हैं आप पर्सनल लॉ लेकर आएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भैया, भाजपा में कितने पढ़े लिखे लोग हैं आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। उसके बाद अमित शाह जी उनकी डिग्री दिखा रहे थे इंटायर पॉलिटिक्स। तो पहले मैं कहूंगा वो न्याय पत्र को पढ़ें कांग्रेस के, उसमें देखें कि हमने युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां जो भाजपा सरकार में खाली पड़ी रही वो देंगे, 1 लाख रुपए इंटर्नशिप देंगे, आधी आबादी महिलाओं को 50% सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे, 1 लाख रुपए गरीब परिवार की महिला को देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आप बताइए इसमें कहां पर नजर आ रहा है? अंशु जी, ये तो वादे हो गए, लेकिन पर्सनल लॉ की बात तो खुद आपके ही नेता कह रहे थे, मंच से कह रहे थे। चलिए अंशु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राकेश जी, अंशु जी कई सवाल कर रहे हैं कि अपने विभाग की जानकारी नहीं देते, अपने क्षेत्र की जानकारी नहीं देते केशव प्रसाद मौर्य, और हम पर सवाल उठा रहे हैं, कर्नाटक पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सच बात यह है कि जिस तरह से कर्नाटक में हो या पश्चिम बंगाल में हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वहां वहां पिछड़ों के अधिकार छीने जा रहे हैं। पिछड़ों के आरक्षण में किस प्रकार से मुसलमानों की जातियों को घोषित करके, पिछड़ा घोषित करके आरक्षण का हक मारा जा रहा है। विशेष तौर पर कर्नाटक में तो अलग से
संविधान जिसको सम्मत भारतीय जो नहीं जनता है, पार्टी इसके ने बारे में खुद संविधान निकाला था येदियुरप्पा, वो पिछड़ों का उनके साथ ये खड़ा तू था। मत करिए भाई, इस तरह से बहस नहीं भ्रष्टाचार करिए, की तू मत करिए, जीत ये तरीका नहीं होता है है, प्रधानमंत्री, ये बहस करने का तरीका नहीं होता है। चारों तरफ मैं ऊपर नीचे आगे में करेंगे तो अगर दर्शकों को आप पक्ष सुनाना चाहते हैं तो अपनी अपनी बारी में बोलने दीजिए, ये कांग्रेसियों को बोलने दीजिए जितना बोलना हो, उसके बाद मेरा फोन कनेक्ट करिएगा, ये तू में करने के लिए नहीं है। चलिए ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए जी। नहीं, अंशु अवस्थी की आवाज डाउन करिए, ये अंशु अवस्थी लगातार बदतमीजी करते हैं, ये कांग्रेसी इस तरह से बदतमीजी राकेश जी, आप बात आरक्षण का अधिकार रखिए, राकेश जी बात रखिए, आरक्षण का अधिकार छीन रहे हैं। कर्नाटक में किस प्रकार से एक संविधान सम्मत जो नहीं है वो मजहबी तुष्टीकरण के तहत मजहबी आरक्षण देने का काम किया है, जानबूझ करके मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां घोषित करके पिछड़ों का अधिकार कतल करने का काम कर रहे हैं। ये संविधान बदलने के वाले लोग ये संविधान में नहीं चाहते कि पिछड़ों को आरक्षण मिले, दलितों को आरक्षण मिले। ये विरासत की सियासत से आए हुए लोग ये जानबूझ करके इस प्रकार का रवैया अपना रहे हैं और देश में पिछड़ों में इस बात को लेकर के बहुत आक्रोश है। बिल्कुल अंशु जी, इसका क्या जवाब देंगे आप? पिछड़ों को लेकर, पिछड़ों को आपको लेकर आक्रोश है, आपने पिछड़ों का हक मारा है। मैं जवाब दे रहा हूं, पिछड़ों के हक को लेकर कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना करा रही, भाजपा उसका विरोध क्यों कर रही? दूसरा एक सवाल है राकेश त्रिपाठी से, बीजेपी ये बताए कि 400 सीटें किस लिए चाहिए? सरकार तो 272 पर बनती है, जनता ने दी भी थी 300 सीटें, 400 किस लिए चाहिए? क्योंकि आप संविधान बदलना चाहते हैं, आप आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं पिछड़ों का, आप देश के आम आदमी के अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं। अभी तो सवाल करने पर लोगों को ईडी सीबीआई से डरा रहे हैं, अब तो संविधान बदल के सवाल पूछने का काम ही खत्म कर देंगे। बताइए किस लिए चाहिए 400? जवाब दीजिए राकेश जी, जवाब दीजिए, संविधान बदलना चाहते हैं आप? देखिए, सच बात यह है कि 33% नंबर पा करके भी विद्यार्थी पास हो जाते हैं और राहुल गांधी जैसे विद्यार्थियों के लिए यही आवश्यक रहता है कि किसी तरह से 33% पा जाए ताकि वो पास हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस मेधावी विद्यार्थी की तरह है जो 99.99 और 100% मार्क्स पाने के लिए प्रयास करती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 400 पार का नारा रखा है। ये 400 पार का नारा भारत की आकांक्षाओं का नारा है, जन जन का नारा है। जन जन चाहता है कि मोदी की गारंटी पर भरोसा करे, मोदी जी के साथ चले, देश को विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान करे। ये 2047 तक देश विकसित भारत बने, इसके लिए आज नौजवान उठकर खड़े हुए हैं, देश की महिलाएं उठकर के खड़ी हो गई हैं, देश का किसान उठकर के खड़ा हो गया है। लेकिन ये कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रहा है। ये कांग्रेसी बार बार लोगों को डराने का काम करते हैं कि संविधान में संशोधन होगा, जबकि सच बात यह है कि कर्नाटक में संविधान के विरुद्ध असंवैधानिक तरीके से मजहबी आरक्षण इन्होंने देने का काम किया है, मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है, जो संविधान सम्मत नहीं है। और एक न एक दिन इस बात का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतते भुगतते कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि इस चुनाव में संविधान की लड़ाई हो रही है क्या, अंशु अवस्थी जी? 400 सीटें किस लिए चाहिए, इसका जवाब अभी तक नहीं दे पाए राकेश त्रिपाठी। मांग तो रहे 400, चाहिए किस लिए ये नहीं बता पा रहे हैं। त्रिपाठी जी बता दीजिए, 400 पार का ही नारा क्यों है बीजेपी का इस बार? 400 क्यों चाहिए आपको, जवाब दो। नहीं है जवाब, क्योंकि नियत है संविधान बदलने की, संविधान बदलने की नियत है, आरक्षण समाप्त करने की नियत है, इस देश के आम आदमी के अधिकारों को समाप्त करने की नियत। इसीलिए जवाब नहीं इनके पास 400 सीटों का। 400 चाहिए, 400 चाहिए, अरे किस लिए चाहिए 400, जवाब दो। अंशु जी, एक सवाल आपसे मेरा ये है, हाल ही में हमने आपके ही नेता का बयान सुना था जिसमें यह था कि संपत्ति का बंटवारा होगा, ये ऐसा भी मसला सामने आया था जिस पर खूब विवाद हुआ, मंगलसूत्र तक की बात आ गई। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है लगातार कि कांग्रेस की ओर से जो वादे या घोषणा पत्र में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी गई हैं वो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ है। मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, कम से कम वो अपनी गारंटी वारंटी छोड़ के कांग्रेस के न्याय पत्र की बात कर रहे हैं। आज पूरी बीजेपी कांग्रेस के न्याय पत्र की बात कर रही है। हमारा न्याय पत्र भाजपा वाले घर घर तक पहुंचा रहे हैं, इतना लोकप्रिय हो गया है, तो अच्छी बात है। क्योंकि उसमें ये सब नहीं लिखा जो आप पूछ रहे हैं, उसमें लिखा है किसानों का कर्जा माफ होगा, नौजवानों को 30 लाख नौकरियां मिलेंगी। पर अंशु जी, गठबंधन के लिए तो ये भी कहा जाता है कि बारात तैयार है लेकिन दूल्हा ही नहीं पता कौन है। सुनिए, ये न बारात है न दूल्हा, ये लोकसभा का चुनाव है, भारत का संविधान पहले सांसद चुनता है फिर प्रधानमंत्री, ठीक है? ये आपके चैनल का एजेंडा नहीं है ना, भाजपा का एजेंडा है कि दूल्हा बारात। आपको देखिए, हमारा कोई एजेंडा नहीं है अंशु जी, देखिए हमारा कोई एजेंडा नहीं है, आप ये गलत बात कह रहे हैं। हम किसी एजेंडे के लिए थोड़ा यहाँ पर बैठे हैं, आप भी हमारे ही माध्यम से यहाँ पर अपनी बात रख पा रहे हैं। हमने तो दोनों को मौका दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं
हम नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं। तो आपने अभी तो नहीं कहा ना कि मोदी बोल रहे हैं, अभी आप करेंगे। चलिए माफ कीजिएगा अगर मैं भूल गई आपको ये इंकित करना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। आप लोग मोदी जी का नाम लेने में क्यों डरते हो भाई? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये भी कह रहे हैं, अंशु जी इसका भी आप जवाब दीजिएगा कि 5 साल तक हर एक साल एक नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा अगर इंडी गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि हम जीत दर्ज करेंगे। देखिए, अगर इस देश में नए अलग अलग प्रधानमंत्री मिले और देश विकास के रास्ते पर जाए, नौजवानों को नौकरियां मिले, संविधान सुरक्षित रहे, किसानों का कर्ज माफ हो, तो अच्छा है। ऐसा 10 साल के लिए कौन सा प्रधानमंत्री जो सिर्फ एक आदमी का मित्र है, उद्योगपति, आप जानती है अडानी, सिर्फ उनके लिए काम कर रहा दिन रात, तो ऐसा प्रधानमंत्री क्या करेंगे हम? तोड़ है बिछाएं ऐसे प्रधानमंत्री को। मुझे आप बताइए, बीजेपी इसका जवाब नहीं दे पाई। भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भाग गए डिबेट से कि 400 सीटें क्यों चाहिए। राकेश जी मैं चाहूंगी पीसीआर से पूछना चाहूंगी, राकेश जी पैच है? चलिए राकेश जी हमारे साथ है, राकेश जी जवाब देंगे। अंशु जी का जवाब अब राकेश जी ही देंगे। राकेश जी क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप कि 400 पार का नारा इस बार क्यों चुना? कई आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। अंशु जी चलिए, तो दोनों ही हमारे मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगी मैं। अंशु अवस्थी, राकेश त्रिपाठी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो ये तीखे प्रहार हैं, चुनाव चल रहा है उसके बावजूद ये तीखे प्रहार बंद नहीं हो रहे। 2 ही नाम आप चर्चाओं में ज्यादातर सुनते हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा राहुल गांधी। और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि इस बार का चुनाव कई मुद्दों पर अटक रहा है। कभी कोई संविधान की बात कर रहा है, कभी हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, कभी इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन देखना होगा आने वाले समय में जनता किसकी गारंटी पर गारंटी जाहिर करती है।